हेलो दोस्तों, मैं वीरू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं सीटेड क्लास में। चलिए आज हम लोग देखते हैं जो पेपर हुआ था आपको 1/12/2022 को जो पेपर हुआ था 1/12/2022 को उसका सीडीपी का क्वेश्चन, बाल विकास का क्वेश्चन हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। आप लोग एक्टिव रहिएगा, सक्रिय रहिएगा और उत्तर देने का कोशिश करिएगा और हमारे एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। समझ करके उत्तर देना है, रट्टा मत लगाना है, समझ करके उत्तर देते चलिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने डिस्प्ले पर कि रूमी 18 में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कह रहा है निलंबित है। फिर कारण आर कह रहा है कि विकासात्मक प्रतिभान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। कह रहा है कि विकासात्मक प्रतिभान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की सटीक, देखिए यहाँ पे सटीक गलत आ गया, पूरी तरह से सटीक नहीं होता है। एक्यूरेट हम नहीं कह सकते कि 5 साल में बच्चा जो है, बच्चा का इतना हाइट हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा, इतने बड़े हो जाएगा, ये सब हम नहीं कह सकते। सटीक नहीं, अनुमान लगाना सही बात था, लेकिन सटीक लगाना सही बात नहीं था। बिल्कुल सटीक नहीं होता, एक्यूरेट हम नहीं बोल सकते, इसलिए गलत है। और देखिए ए नंबर ऑप्शन भी कह रहा है कि 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर लंबित नहीं। ऐसा बात नहीं है, कोई 18 महीना में किया, कोई 24 महीने में कहता। 100% हम नहीं कह सकते हैं कि 1-2 साल 4 साल ऐसे वैसे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% ये निलंबित है, माने विलंब से हुआ है। निलंबित का मतलब होता है कि विकास आपका विलंब से हुआ है, देरी से हुआ है, ये हम नहीं कह सकते। इस तरह मेरा ए और आर दोनों गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस तरह मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आंसर देने का कोशिश करिएगा। चलिए आप लोग कमेंट के द्वारा आंसर देते चलिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? मध्य बाल अवस्था का काल पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कि मध्य बाल अवस्था जो होता है 6 से 11 होता है। मध्य बाल अवस्था 6 से 11 साल की आयु होता है। तो देखिए, जन्म से 0 से 5 साल ये गलत है, 0 से 8 साल ये गलत है। 0 से कैसे स्टार्ट होगा? 6 या 7 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए सी नंबर में बिल्कुल ऑप्शन हमको दिख रहा है कि मध्य बाल अवस्था जो होता है 6 से 11 वर्ष का होता है, इसी बीच को मध्य बाल अवस्था कहते हैं। माने किशोरावस्था से पहले वाले एज जो होता है 11 से नीचे और 6 से ऊपर, उसी को कहते हैं हम मध्य बाल अवस्था। तो इस तरह मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगर 11 वर्ष उससे ऊपर की बात करता तो एक किशोर अवस्था में चला जाता, जो तनाव और तूफान की अवस्था इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के सामने है 3 नंबर क्वेश्चन कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। कह रही है कि 5 साल की एक बच्ची है, वो क्या कर सकती है? 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना हाई लेवल का सोच आ गया यहाँ पर। हाई लेवल अमूर्त संकल्पना के अंतर्गत आता है। तो इस तरह मेरा ये नहीं होगा। 5 साल का बच्ची जो है अमूर्त सोच नहीं कर सकता है। प्याजे कह रहे हैं कि अमूर्त सोच या चाहे परिकल्पनात्मक सोच जो बच्चा होता है 11 साल बाद ही शुरू करता है। तो इस तरह मेरा 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। चलिए 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि
घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल जटिल यहाँ पे गलत, जटिल का बात ही नहीं करता है एनसीएफ, गलत हो गया। 3 नंबर का रहा प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। अमूर्त, फिर हम बोल दिए कि 11 साल प्लस वाला एज है, यहाँ 5 साल का आपको पूछ रहा है, तो 5 साल के एज में क्या हो जाएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करेगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा बच्चा, बच्चा सोचेगा कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। प्रतीकात्मक व्यवहार करेगा, जो आप बोलिएगा वही बच्चा दोहराएगा उस चीज को। तो 4 नंबर इस तरह मेरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक समाजीकरण हम बोले थे कि जो स्कूल होगा वो तो सेकेंडरी कन्फर्म होगा, तो ये हो नहीं सकता है। धार्मिक स्थान, देखिए धार्मिक स्थान भी घर से बाहर की चीज़ हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला है जनसंचार के साधन, क्या पूछ रहा है क्या कि प्राथमिक समाजीकरण के जिम्मेदार है। प्राथमिक समाजीकरण आप सब जानते हैं कि परिवार होता है प्राथमिक समाजीकरण, तो 4 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 5 नंबर कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है। देखिए स्कीमा को रूपांतरित कर रहा है, क्या कर रहा है, स्कीमा को रूपांतरित कर रहा है। जैसे एक काला कुत्ता देखा उसने, संशोधित कर रहा है। एक क्या कर रहा है कि काला कुत्ता देखा, एक दिन क्या किया, बिल्ली को देख लिया, तो उसके मन में ऐसा हो गया कि ये भी कुत्ता है, लेकिन नहीं, उसमें वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, उसको डाउट पैदा हो गया, तो उसको आवाज़ के आधार पर संशोधित करेगा और उसको आवाज़ से अब डिफरेंट, पहले 4 पैर से अनुमान लगाता था, अब आवाज़ को ऐड कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा, संशोधित कर लेगा और तब अपने आप में समायोजित कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं, समायोजन। पियाजे के अनुसार इसे कहा गया समायोजन। माने पहले जो ज्ञान है आप में और आगे जो सीख रहे हो उसे परिवर्तन करके पहले वाले ज्ञान में आप जोड़ने का काम करते हैं, तो उसको समायोजन कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार अवस्था की विशेषता। कह रहा है कि अप्सा जो है आलू का चिप्स देखा ना, तो कह रहा है कि ये तो तितली है। आलू को चिप्स को देख करके बच्ची कह रही है कि ये तितली है, तितली है। तो कह रहा है कि प्याजे के किस अवस्था में आएगा। आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा व्यवहार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। वो बोल रही है, पहले इंद्री से करता तब न पहला स्टेज होता। ये तो बोल रही है कि ये तो तितली है, प्रतिपक विचार दे रही है, तो क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 नंबर मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मूर्त अवस्था, मूर्त नहीं, मूर्त का एज हो जाएगा आपको 7 से 11 चाहे 6 से 11 साल। फिर अमूर्त का हो जाएगा 11 प्लस, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 7 नंबर कूट वाले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 7 नंबर में कहता ले वाइगोत्स्की की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कह रहा है कि वाइगोत्स्की साहब जो है बच्चा को जो विकास कराना है, तो किन किन बातों पर जोर दिया है, किस किस को महत्वपूर्ण माना है। तो देखिए कूट भी हम ले लेते हैं स्क्रीन पर, जिससे हमको और क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि
अब देखिए संस्कृति, संस्कृति का तो फर्क पड़ता है भाई, संस्कृति का तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। भाषा का भी फर्क पड़ता है, भाषा का भी बात किया है वाइगोस्की ने, संस्कृति का भी। देखिए वाइगोस्की रहेगा ना तो भाषा, संस्कृति, सोच, समाज, कल्चर, माने भाषा, समाज और कल्चर, संस्कृति, ये तीनों बात आप याद रखिएगा। तो इस तरह देखिए पहला संस्कृति हो गया और दूसरा हो गया भाषा। तो जिसमें 1 2 होगा वही सही होगा। आप देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 एक ही ऑप्शन है एक वाले, तो एक ही नंबर मेरा सही होगा, एक ही नंबर मेरा सही होगा 1 2। देखिए तीसरा कह रहा है कि एस्कीमा का गठन हुआ, उनमें बदलाव। भाई एस्कीमा की बात प्याजे किए हैं, वाइगोस्की नहीं। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंधों का पालव, उद्दीपन का करता है पालव, तो ये दोनों तो हमारा कटिए गया है। ये 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि पालव और थर्ड नंबर कह रहा है कि प्याजे साहब के हैं, तो वो तो कट ही गया। ऑप्शन देखिए काटिएगा कैसे, जैसे ये है ऑप्शन कि 1 2 मेरा सही था, जिसमें 1 2 होगा वही सही होगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही होगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ले वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देती है। समाजशास्त्रीय अधिगम किस पर बल देती है, आप लोग सब जानते हैं कि सजा तो भाई कुछ नहीं, समाजशास्त्रीय सिद्धांत वाइगोस्की साहब बोले हैं। अब ये हम बोले थे कि समाज पर, भाषा पर और संस्कृति पर जोर दिया है, संस्कृति पर उसने जोर दिया है। तो देखिए वेदन तथा प्रत्यास्मरण याद करने पर बिल्कुल नहीं। देखिए 3 नंबर ऑप्शन है सहकर्मी बातचीत, फार से पकड़िएगा। फार माने मदद करने को कहा जाता है, फार। आप जो साइकिल सिखाते हैं बच्चे को पीछे से पकड़ते हैं उसी को फार कहा गया। तो इसका बात वाइगोस्की ने जरूर किया, 100% किया, आप सब लोग जानते हैं। तो 3 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, माने आप जो सभी बच्चों को लेकर के चल रहे हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, आप यदि टीचर है तो आपकी कक्षा में क्या भूमिका होना चाहिए। देखिए कोई भूमिका नहीं, टीचर की कोई भूमिका नहीं, तो पढ़ाएगा कौन भाई, उसको दिखाएगा कौन, उसको सहारा कौन करेगा। निष्क्रिय टीचर, निष्क्रिय बेंच डेस्क की तरह हिलेगा डोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो क्या बच्चा सीखेगा। निष्क्रिय का मतलब होता है बिल्कुल भी कुछ मत बोलना, बैठना, कुछ भी मत दिखाना, किसी तरह का हेल्प नहीं करना, तो ये गलत बात है, निष्क्रिय गलत होता है। चलिए 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करना। बिल्कुल सही कि वाइगोस्की से कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और शिक्षक जो होता है सुविधादाता होता है, हिटलर नहीं होता, सुविधादाता होता है। देखिए शिक्षक सहयोग करेगा बच्चों को और अपना भूमिका निर्वाह करेगा, बिल्कुल सही है। देखिए 4 नंबर ऑप्शन कर रहा है बच्चों को निर्देश देने के लिए, निर्देश तानाशाह। अभी हम बोले हैं कि टीचर जो होता है सुविधादाता, तो फिर तानाशाह कहाँ से हो गया, बिल्कुल गलत है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। देखिए यहाँ से याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग जो है लेवल का बात करेगा तो 3 लेवल दिए हैं, यदि स्टेज का बात करेगा तो 6 स्टेज दिए हैं। तो आपका जो 5वां स्टेज होता है उसमें अनुबंधन का बात किया जाता है, अनुबंध का, अनुबंध से पकड़िएगा, क्योंकि सामाजिक आपको जो है 4 स्टेज में भी है और 5 में भी है। तो
अनुबंध अभिविन्यास से आप पकड़िएगा, अनुबंध को आप लोग याद रखिएगा। तो 5वां स्टेज हो जाएगा ये। 5वां स्टेज में क्या कहा है कोलबर्ग ने कि समाज में यदि कोई नियम बना है, अगर उसको ज़रूरत है चेंज करने, उस नियम से किसी को यदि परेशानी हो रहा है तो उस नियम को चेंज किया जा सकता है। यही कह रहा है 5 नंबर स्टेज कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। देखिए, वैज्ञानिक से क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए यदि आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है, क्योंकि अब तो नंबर की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। तो यदि आपको अपना भी डिमांड बढ़ाना है तो वैज्ञानिक से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। तो ये 5वां स्टेज हो गया। 5वां स्टेज में क्या कहा है, कह रहा है कि सिद्धांत में सामाजिक अनुविन्यास के रेखांकित करता है। कौन सा रेखांकित करता है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, आदर्श परिपक्वता, 10 नंबर क्वेश्चन है। आदर्श परिपक्वता की समझ, परिपक्वता की बात नहीं यार, गलत है। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण, ये तो चौथा हो गया। समाज में नियम बना है तो उसको हमको पालन करना पड़ेगा। हमको तो 5 नंबर स्टेज खोजना है। 3 में कह रहा है कि मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले के बात कहा है कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। यदि समाज कोई नियम बनाया है, यदि उसको हमको ज़रूरत है, किसी को दिक्कत आ रहा है तो उसको चेंज किया जा सकता है। ये 5 नंबर स्टेज कह रहा है उत्तर परंपरागत अवस्था में दिया गया है। यदि लेवल कहेगा तो 3 और स्टेज कहेगा तो 5। 3 नंबर मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। कह रहा है कि अमूर्त सोच, हम पहले ही बोले हैं कि अमूर्त सोच कहाँ पे आता है, तो अमूर्त सोच जो है आप लोगों को गणितज्ञ के पास होता है। जो गणित बनाते हैं उसके पास अमूर्त सोच, प्रतीक को यूज करते हैं और समस्या को समाधान करने का काम करते हैं। सृजनात्मक में कोई चीज़ नया क्रिएट करेगा। स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार के पास होता है। तर्क शास्त्रीय गणितीय बुद्धि में तर्क लगाएगा। अमूर्त सोच होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ। गणित में हम अमूर्त से मूर्त की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमको नहीं मालूम होता है वो चीज़ हम निकालते हैं, लाते हैं, खोजते हैं। तो इस तरह मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर कहते हैं प्रकृतिवादी, प्रकृति को समझने की क्षमता किसान के पास होते हैं। समझे, तो ये नहीं होगा। 3 नंबर मेरा बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 12 नंबर कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी माने आप जो यदि टीचर है, आपके कक्षा में अनेक भाषा, अनेक जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सबके मातृभाषा अलग होते हैं, कल्चर अलग होते हैं, सोच अलग होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होते हैं। तो कह रहा है बहुभाषी कक्षा शिक्षक द्वारा डैश के रूप में। आपके कक्षा में जो अलग अलग बच्चा भाषा लेकर के आए हैं, गांव से, घर से, समाज से, तो उसको आप टीचर हैं तो किस तरह देखिएगा। तो कह रहा है एक संसाधन, देखिए बिल्कुल सही। संसाधन आपको एक सुविधा प्रदान करेगा एक से ज़्यादा चीज़ समझने की और उस बच्चा को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम उसी भाषा में बच्चा से बात करेंगे, उसको सहयोग देंगे। यह एक संसाधन का काम करता है। एक से ज़्यादा भाषा लेकर के यदि बच्चा क्लास में आता है तो एक तरह से संसाधन। बाधा नहीं लेकर के आते हैं। बोझ बिल्कुल नहीं लेकर के आते हैं। देखिए एक समस्या नहीं, संसाधन। इस तरह 1 नंबर मेरा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक, क्वेश्चन ऑप्शन नहीं आ रहा है पूरा। देखिए एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही डैश का उदाहरण है। देखिए
हम आपको पहले ही बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए तो एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और थोड़ा फास्ट हाथ चलाइए। यदि फास्ट नहीं चलाइएगा तो क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन 2.5 घंटा में अटेम्प्ट करना है। अगर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्क तो है नहीं, यदि छोड़ दीजिएगा तो जो आपको वैसे बन जाएगा टिक लगाने पर सही अपने आप हो जाएगा, वो भी सही नहीं होगा। तो इस तरह स्पीड भी बढ़ाना है, और यदि एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको दोबारा पढ़िए। तो कह रहा है कि लड़का को कह रहा है बेंच हिलाइए, तुम बेंच को हिलाने का काम करो, और लड़की को कह रहा है तुम साफ सफाई का काम करो। तो यह क्या है? एक जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है? यह एक प्रकार का जेंडर रूढ़िवादिता का काम कर रहा है कि देखिए जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है, हम एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले से समाज में आ रहा है उसी को मान रहे हैं हम लोग, उसी को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। और जेंडर एक होता है पक्षपात, माने पक्षपात यह हो गया कि किसी को हम ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं और किसी को कम वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो उसी को कहते हैं पक्षपात। तो मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही है। ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हैं। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? NEP 2020 जो आया है, कहता है कि उसके अनुसार आकलन किस तरह का होना चाहिए, उसके अनुसार आकलन किस तरह का होना चाहिए। तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, बिल्कुल सही। देखिए विश्लेषण 2020 कह रहा है कि विश्लेषण में होता है कि बच्चे को तोड़ करके बताइए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ करके तब समझाने का काम करिए। और आलोचनात्मक सोच, उसको सही और गलत के बारे में बताइए, क्या सही है और क्या गलत है, बिल्कुल सही है। उच्च कौशल का परीक्षण करिए, उसको हाई लेवल का परीक्षण दीजिए उसको, इस तरह का। तो 1 नंबर मेरा बिल्कुल सही है। 2 नंबर कहता है प्रत्यास्मरण, याद कराइएगा, याद कराना गलत है। चलिए आगे कोई ऑप्शन कह रहा है आकलन के योगात्मक तरीके, योगात्मक नहीं, समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव चलता है, तो ये गलत हो गया। इस तरह मेरा 3 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। देखिए परीक्षा के लिए लिखना, परीक्षा के लिए हम कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, आप लोग भी जानते हैं। 10 सेट 20 सेट हम दे देंगे यदि, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है यहाँ से सीटेट पास करने लायक तो ज़रूर हो जाइएगा। आप लोग इतना वीडियो देखने के बाद सीटेट पास करने लायक ज़रूर हो जाइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। कहता है कि अनेक बच्चा जो आता है सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है, अनेक तरह के व्यक्तिगत भिन्नता है हमारे में। आप बड़े हाइट के, हम छोटे हाइट के, आपकी सोच उच्च है, मेरे सोच निम्न है, तो यही सब भिन्नता पाया जाता है। आपकी भाषा अलग है, मेरा भाषा अलग है, रहन सहन खान पान, माने अनेक तरह की भिन्नता पाई जाती है हम लोगों में। तो आप यदि टीचर हैं तो इसको कैसे ध्यान में रखिएगा, इसको किस तरह लेकर के चलिएगा, क्योंकि तो आपको एक बच्चा को तो पढ़ा नहीं सकते हैं, सभी बच्चों को लेकर के चलना है। तो आप इसको किस तरह देखिएगा, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। देखिए आदमी नहीं है देखता है, अब पॉजिटिव क्वेश्चन है, निगेटिव देखता है काट देता है। देखिए निगेटिव ये नहीं है, पॉजिटिव है। कहता है यह आप स्वीकार कर लीजिए कि भिन्नता एक अभाव नहीं है, भिन्नता एक संसाधन है। माने एक दूसरे में जो भिन्नता पाया जाता है वो अच्छा चीज़ है। यदि भिन्नता नहीं होता तो दुनिया में सब आदमी रोबोट बन जाता, तो ये बिल्कुल गलत होता। देखिए भिन्नता का अभाव नहीं, यहाँ अर्थ समझिए, यही ऑप्शन मेरा सही है कि भिन्नता अभाव नहीं मानिए उसको, अभाव माने निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव की तरह इसको लीजिए। चलिए 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अकादमिक क्षमताओं माने अंक दे करके बच्चे को अलग करिएगा, गलत है। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में, अलग से स्कूल में मत भेजिए किसी बच्चे को,
उसी में एक विशेष सुविधा के साथ रेगुलर स्कूल में ही शामिल करिए बच्चे को। 4 नंबर का रहा है, कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं, 2 बच्चा में आप प्रतिस्पर्धा नहीं कराइएगा, हमेशा कंपटीशन नहीं कराइएगा। तो 4 नंबर मेरा देखिए गलत है। ऑप्शन छांटने का तरीका सीखिए आप लोग। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, किस तरह आप क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो मायने रखता है। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है। अगर आप रीड करना सीख गए ना, तो हम कहते हैं कि आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, माने किसकी आवश्यकता, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। कहता है सीखने का अनुकूल माहौल हो। बिल्कुल सही कह रहा है कि सीखने का तो बिल्कुल अनुकूल माहौल ही होना चाहिए, तभी ना आप सीखिएगा। आपको यदि उस तरह का पर्यावरण नहीं, सुविधा नहीं मिलेगा, गाँव में देखते हैं कहीं कहीं सुविधा नहीं मिलता है तो वो बच्चा पिछड़ जाता है। तो आपको यदि समावेशी का शिक्षा देनी है, सबको ले करके चलना है, तो वहाँ का माहौल आपको ठीक करना पड़ेगा। एक ही नंबर सही है। देखिए, नामकरण नहीं, तेज भूसकोल नहीं हम करेंगे, विद्यार्थी का अलग नहीं करेंगे, रूढ़ियों को मजबूत, भाई भेद लड़का लड़की में हम भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 4 नंबर भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया, तो 1 नंबर मेरा सही है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कि वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता, अति सक्रियता। देखिए, इंग्लिश में इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में आपको हम क्वेश्चन दिखाएं। देखिए, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पकड़िए, ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD दोष जिसको होता है ना, वह बच्चा एक जगह पर ज़्यादा देर तक टिक करके नहीं बैठ पाता है, उथल पुथल करते रहता है, कभी इस बेंच पे कभी उस बेंच पे, कभी सो जाएगा कभी बैठ के पढ़ेगा, तो इस तरह का व्यवहार करता है। तो अब हिंदी में क्वेश्चन चलिए। कहता है अति सक्रियता विकार है, न्यूनता अति सक्रियता विकार है, तो उसको क्या चीज़ में दिक्कत आ सकती है, चुनौती से की जा सकती है, आने वाली दिक्कत भविष्य में आएगा। तो लिखित पाठ को समझना, इसको हम बोले हैं कि बैठने में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको बैठने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो लिखने वाला बात कहाँ से आ गया, ये गलत है। देखिए, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने में उसको परेशानी होगा। कहिएगा कि 5 घंटा बच्चे तुम बैठ करके पढ़ाई करो, और नहीं बैठ करके पढ़ाई कर सकता है, जिसको ADHD दोष होता है। तो यही मेरा ऑप्शन सही है। स्थितियों का अवबोधन और समझना, समझेगा ना बच्चा, हम क्या बोले, देर तक बैठने से रिलेटेड ये दोष है। प्राप्त ऊर्जा का बनाए रखना, ऊर्जा से क्या फर्क पड़ता है भाई, ऊर्जा हम थोड़ी बोले हैं। तो 4 नंबर भी मेरा गलत है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। माने पढ़ने में उसको दिक्कत आ रहा है, तो उसको क्या होगा, पढ़ने में दिक्कत, आप लोग ध्यान दीजिए, उसको पढ़ाई में दिक्कत आ रहा है, तो बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य क्या होगा, अनिवार्य कर दीजिएगा तो उससे क्या पढ़ना ठीक हो जाएगा, माने नियम बनाने से ठीक हो जाता है कोई चीज़ बना है। देखिए, 2 नंबर का रहा है भाषा विषयों से उचित छूट। भाई उसको छूट दीजिए, यदि बच्चा को कहीं पर गलत भी हो जाता है चाहे प्रोनाउंसिएशन में, तो उसको छूट दीजिए, सुधरने का मौका दीजिए, उसको जो है समय दीजिए अपने से कुछ करने का। तो ये सही है। देखिए, 3 नंबर में कहता है दंड आप तो नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थियों का अस्थायी लगाव, अलग बच्चों को आप नहीं कर सकते हैं। तो 2 नंबर मेरा बिल्कुल सही है। अगले देख रहे हैं 19 नंबर। नहीं, फिर कूट वाला क्वेश्चन आ गया 19 का कूट वाले क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने ऑप्शन मिल जाएगा कि उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। कह रहा है कि उपकरण, बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं, तो जो
पढ़ाने में यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो यंत्र यूज करते हैं आप, उसको सम्मिलित यदि की जाए, बच्चों को उससे प्रयोग किया जाए, तो किस प्रकार बच्चों को समावेशन में मदद मिलेगी, पढ़ने में और सुविधा मिलेगी। इसका कहने का अर्थ यह हुआ, समावेशन में मदद मिलेगी माने पढ़ने में मदद मिलेगी। तो कह रहा है वो विद्यार्थी जो दृष्टि बाधित है, बस बिल्कुल सही, जो कम देखता है उसको भी आप सुविधा प्रदान कीजिए तो उसको सहायता मिलेगी, एक भी सही है। वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार है, जिसको ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत है, उसको भी सुविधा मिल जाएगा। फिर करा 3 नंबर, वो विद्यार्थी जिन्हें मस्तिष्कीय घात है, जिसको मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी यदि छूट दीजिएगा और प्रयोग करके पढ़ाएगा और अच्छा बात है। 3 नंबर भी मेरा सही है, 2 नंबर भी मेरा सही है। चौथा करा असाधारण प्रतिभा वाले बच्चे, भाई जो लेट से कोई चीज़ सीखता है, जो सीरियस नहीं रहता है, उसको भी थोड़ा सुविधा प्रदान होगी। तो इस तरह मेरा 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है। देखिए चारों ऑप्शन किस में है, तो चारों ऑप्शन आपको 4 नंबर में है, तो यही सही हो गया। एक गलत है, एक गलत है, एक भी गलत ही होगा। 4 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। कर रहा है कि दिव्यांग अधिनियम जो 2016 में मोदी जी लेकर के आए थे, पहले उसको विकलांग बोला जाता था तो अच्छा नहीं लगता था, अब उसको दिव्यांग जो समावेशित कर दिया है, उसको दिव्यांग कह करके जो पुकारता है, तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है और जो है उसको जो दिव्यांग बच्चे हैं, बच्ची है, उसको भी बुरा नहीं फील होता है, क्योंकि दिव्यांग अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। देखिए क्या सही युग्म है, कह रहा है कि कौन सा सही बात कहा गया, माने आपको दोनों साइड जो बात दिया गया है वो दोनों सही होना चाहिए। देखिए प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, भाई जो क्रिएटिव, प्रतिभाशाली माने होता है हाई लेवल की सोच का जो आदमी रहेगा, उसको यदि जोर पूछ दीजिएगा, जो आपको परिपूर्ण है मैथ में, उसको यदि जोर पूछ दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, सरल काम नहीं दीजिएगा उसको, गलत है। चलिए आगे है कि स्वलीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार, किसी चीज़ को बार बार गलत है, ये भी गलत हो गया। पठन वैकल्प, उत्तम चित्रों का, भाई जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसको चित्र से दंत काज गिरी काज देने से क्या मतलब है। वह कहानी जो तुतलाता है, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय, जो तुतलाता है उसको फिर से सही करने का मौका दीजिए आप, यही नंबर बिल्कुल सही है। जो रुक रुक करके पढ़ता है, अपना धैर्य रखिए आप, ये बच्चा पढ़ सकता है, धीमा है इससे क्या, पढ़ेगा तो सही। अगला चलिए, अगला 21 नंबर कह रहा है अधिगम तब प्रभावी होता है, माने आप कब अच्छा तरीका से सीखने का काम करते हैं, तो आप अपने आप से जो अभिप्रेरित रहिएगा, अपने आप आपको पढ़ने का मन करेगा, तब सही से पढ़िएगा। आपको यदि लाठी मार करके पापा मम्मी भेजेंगे स्कूल तो क्या पढ़ पाइएगा, कितने दिन मम्मी पापा भेजेंगे आपको स्कूल। मान के चलिए कोई काम करने के लिए आज मम्मी चली गई है, पापा चले गए हैं, तब तो आप पढ़ने के लिए नहीं जाइएगा। तब बच्चा तब प्रभावी रूप से सीखते हैं जब अपने आप से अभिप्रेरित रहता है, अपने आप बच्चे को पढ़ने का मन करता है। देखिए कह रहा है कि यह बाहरी प्रेरकों का निर्देश, बाहर वाला चीज़ हटाओ, अंदर वाला चीज़ खोजो। कि यह प्रतिस्पर्धा यार बिल्कुल गलत। विद्यार्थी के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक आपको कहेगा पढ़ने के लिए आओ तब आओ। विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। बच्चा अपने आप से कोई काम करने के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं, तैयार रहते हैं, तभी बच्चा अच्छे से सीखते हैं। 22 नंबर कह रहा है शिक्षण अधिगम का संरचनावादी दृष्टिकोण का बात कर रहा है। चलिए फास्ट थोड़ा करते हैं। अब संरचनावादी माने अच्छा दृष्टिकोण पूछ रहा है।
अच्छा माने पॉजिटिव। सूचना की निष्क्रिय, निष्क्रिय बिल्कुल गलत। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है उसको प्रोत्साहित करने का काम करता है, यही सही है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। कौन सा क्वेश्चन है मेरा? 22 नंबर क्वेश्चन है। कहता है बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को, बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। नहीं, रचनावादी दृष्टिकोण बुद्धि लब्धि का बात नहीं किया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 3 नंबर कह रहा अधिगम को अर्थ निर्माण की तरह आप देखिए, 3 नंबर मेरा सही है। देखिए 23 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव करने का कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आया था किसकी ओर बदलाव, यह सीखना कि कैसे सीखता है बच्चा, इसको आप बदलाव करिए। रटने की बात जो है गलत है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि नहीं, आप कमी करने की बात करता है 2020, वृद्धि करने की नहीं। मानकीकरण बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, माने आप फिक्स कर दीजिए कोई चीज़ को, उसी का आप वैल्यू दीजिएगा, ये गलत बात है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण, देखिए हम क्या बोले हैं, अनुप्रयोग करके आप उच्च क्रम चिंतन कौशल कर सकते हैं। अनुप्रयोग और संश्लेषण से, संश्लेषण माने क्या होता है, आप छोटे छोटे को जोड़ने का काम करते हैं, तो यही संश्लेषण कहलाता है। छोटे छोटे पार्ट करके आप यदि बड़ा पार्ट बनाइएगा तो संश्लेषण, तो उसमें आपको चिंतन की जरूरत होगा। एक ही नंबर ऑप्शन मेरा सही है, ये भी गलत है। घोषणा ज्ञान, ये भी गलत है। 25 नंबर कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? वैकल्पिक का मतलब होता है कि एक से अधिक बार कोई काम करने का मौका दिया जाता है। मान के चलिए कि आपको जैसे एक विधि से सवाल नहीं बना तो दूसरा विधि से सवाल बना दीजिएगा, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन? तो ऐसी परिस्थितियां बनाना जहाँ विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित नहीं, बच्चे को फ्री छोड़िए, प्रतिबंधित कर दीजिएगा, रुकावट, विषय को शिक्षक केंद्रित नहीं। 3 नंबर कह रहा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त करे, माने एक से ज़्यादा बार कोशिश करे बच्चा, एक विधि से दूसरे विधि से भी ट्राई करने का मौका मिलेगा, यही सही है। ये हो जाएगा सांस्कृतिक समय का उपेक्षा नहीं, अपेक्षा। बच्चा से आप अपेक्षा रखिए कि तुम अच्छा कर सकता हो, उसको उपेक्षा नहीं, गलत है। उपेक्षा आ जाएगा, काट दीजिएगा, गलत है, निगेटिव वर्ड है ये। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? कह रहा है कि ऐसा कौन चीज़ है जो बच्चों के लिए अच्छा होगा, उसी अनुसार आपको चलना है। तो महाभारत हासिल करने की दिशा में, महाभारत हासिल करके बच्चा क्या करेगा? महाभारत हासिल करके बच्चा क्या करेगा? फिर कह रहा है कि परिहार उन्मुख, परिहार गलत, लक्ष्य कभी नहीं। फिर कह रहा है कि प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन करवाना चाहिए बच्चों से, बिल्कुल सही है कि बच्चा प्रदर्शन करेगा, अच्छा से सीखेगा। मौका दीजिए बच्चे को कुछ करने का, कुछ प्रयोग करने का, अपने आप से कुछ करने के लिए। 27 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। कहता है कि कैसा भावना एक बच्चों में पैदा करना चाहिए? आप यदि टीचर हैं तो जिससे बच्चा आसानी से सीखे, उसको निगेटिव पैदा मत करिए आप। देखिए बच्चा को जोड़ने का काम करिए, बिल्कुल सही, 1 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। बहिष्कार, बच्चे को बहिष्कार कर दीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। हीनता, उसके मन में इतना निगेटिव पैदा कर दीजिएगा कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। फिर 4 अलगाव, बच्चे को अलग आप नहीं कर सकते हैं, ये NCF 2020 और NCF 2005 भी नहीं कहता है ये चीज़। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 28 कि 28 में शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती हैं और जो वे पहले से जानते हैं, भी संबंध स्थापित करना, माने जो आप पहले सीखे हैं और उसको जोड़ करके आगे के पढ़ाई करवाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है।
आर कह रहा है पूर्व ज्ञान नई अवधारणा के अधिगम में कोई भूमिका निभाता नहीं। पहले जो आप सीखे हैं वो आगे आप कोई चीज़ सीखेगा तो मदद नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। कौन सा ऑप्शन में है? ए सही और आर गलत। देखिए 3 नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए सही और आर गलत बात कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है? कर रहा है कि प्रेरणा का स्रोत और प्रेरणा के मिलाप माने कौन सा आंतरिक है कौन सा बाहरी है, वही कह रहा है हमको चुनने के लिए। प्रेरणा माने जिस चीज़ से प्रभावित होकर के कोई काम आप करते हैं, कुछ आंतरिक होता है कुछ बाहरी होता है। जैसे आपको अपने आप पढ़ने का मन कर रहा है तो आंतरिक, आप यदि कोई पुरस्कार के लिए पढ़ रहे हो तो बाहरी हो जाएगा। कह रहा है दंड से बचाव, भाई दंड से बचने के लिए आप आंतरिक नहीं बाहरी होता तो सही है, ये गलत हो गया। क्योंकि दंड से बचने के लिए कोई काम करिएगा, मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे तो मम्मी हमको मारेगी, तो ये बाहरी हो गया। दूसरा कह रहा है नगद पुरस्कार माने आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा नगद पुरस्कार, फिर पुरस्कार आपको बाहरी हो गया, ये गलत है। बाहरी रहता तो सही था। जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा माने आपको अंदर से कुछ करने का मन हो गया कर रहा है तो वो बाहरी हो गया, माने पढ़ने का मन कर रहा है तो बाहरी, गलत है। देखिए रुचि, रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ रहा है। आपको अंदर से रुचि हो रहा है कि एक काम हमको करना है और पढ़ने के लिए जाना है, तो ये आंतरिक हो गया, ये बिल्कुल सही है 4 नंबर ऑप्शन। 30 नंबर आज के लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? कह रहा है कि आपको विद्यार्थी को अच्छे तरीका से, बच्चों को अच्छे तरीका से यदि पढ़ाना है सिखाना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पहला बिंदु आपको क्या होना चाहिए, माने पॉजिटिव आपको चुनना है, जो अच्छा बात है। असफलता का डर, भाई डर यदि बच्चे के अंदर में आ गया तो बच्चा कभी सीख पाएगा? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सबसे पहले उसको सामाजिक देखिए कि किस समाज से आया है, उस वहाँ का कल्चर कैसा, वहाँ किस तरह का सुविधा उसको मिला हुआ है। 2 नंबर मेरा सही है। यदि उसको सुविधा अच्छा नहीं मिलता है तो अच्छा बच्चा भी खराब निकल जाता है। सफलता के लिए इनाम, भाई इनाम के लिए कोई पढ़ रहा है तो कोई भी अच्छा कर सकता है, माने हमको इनाम पाना है तो रटो करके इनाम आदमी पा लेगा। प्रतिस्पर्धा की भावना माने प्रतिस्पर्धा कराइएगा 2 बच्चों के बीच में, हमेशा कंपटीशन करेगा, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर था बच्चों 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिएगा, जिससे कि सीटेट पास करने में उसको भी सुविधा प्रदान होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।